दोस्तों नमस्कार। अपराध और रोमांच भरी कहानी की दुनिया में आपके स्वागत है। आशा आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। सितम ढा गया, लॉकडाउन का प्यार। देश के लाखों थानों की तरह थाना कटारा हिल्स भोपाल भी एक थाना। दिन रात हैरान परेशान पीड़ितों और मामूली से लेकर जरायम पेशा खूंखार मुजरिमों से रूबरू होता रहता। लेकिन बीती 6 दिसंबर 2021 की दोपहर कोई 2 बजे थाना चौक उठा था, क्योंकि अपनी तरह का यह अनूठा मामला था जिसमें मुलजिमों को पुलिस वाले नाटकीय तरीके से गिरफ्तार कर पकड़कर या घसीटकर गाली गुफ्तार करते हुए नहीं लाए थे, बल्कि उन्होंने खुद थाने आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि अब बच पाना मुश्किल है। हालांकि संभावना इस बात की ज्यादा है कि उन्हें अपने किए का पछतावा और गिल्ट महसूस होने लगा था। वे दोनों एक बड़ी सी कत्थई रंग की कार से उतरे थे, जिससे ये तो समझ आ रहा था कि दोनों कोई उठाएगिरे नहीं, बल्कि शरीफ और सभ्य समाज का हिस्सा है। पहली नजर में देखने पर दोनों पति पत्नी लग रहे थे, जिनके चेहरे पर इस गुलाबी ठंड में भी पसीना चुहचुहा रहा था। उनके हाव भाव साफ साफ चुगली कर रहे थे कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी थाने में पांव रखा है। एक अधेड़ था तो दूसरी जवान दिख रही भरपूरे बदन की मालकिन महिला बेइंतहा खूबसूरत थी। उसके साथ आया व्यक्ति भी कम स्मार्ट नहीं लग रहा था। दोनों की उम्र 35-40 के करीब थी। गाड़ी सलीके से पार्क कर दोनों आहिस्ता से चलकर थाने के मेन गेट पर आ गए। शरीफ शहरी लोगों का यूं थाने आना कोई नई बात नहीं है, जो आमतौर पर छोटी मोटी वारदातों के शिकार होते हैं। लेकिन यहाँ मामला एकदम उलट था। महिला सधे कदमों से मौजूद ड्यूटी अफसर के पास पहुंची और बिना किसी भूमिका के बोली, मेरा नाम संगीता मीना है और यह मेरे प्रेमी आशीष पांडे है। साथ आए पुरुष ने खुद के आशीष पांडे होने की सहमति में कुछ इस तरह सिर झुकाया जैसे कोई बड़ा अवार्ड उसे मिलने वाला हो। एक नहीं, मौजूद सभी पुलिस वाले परिचय देने के इस बिंदास अंदाज पर चौंके थे और सभी ने एक साथ यह अंदाजा लगाया था कि हो न हो दोनों किसी मुसीबत में फंस गए हैं। या तो महिला का पति इनके पीछे पड़ गया है, या फिर उसके प्रेमी की पत्नी ने कोई फसाद खड़ा कर दिया है, जिससे बचने के लिए ये लोग पुलिस की मदद चाहते हैं। मौजूद अफसरों में से एक ने निहायत ही शिष्ट लेकिन पुलिसिया अंदाज में कहा, जी कहिए, क्या बात है? महिला शायद इसी सवाल का इंतजार कर रही थी, सो तुरंत बोली, बाहर खड़ी कार में मेरे पति की लाश है। मैंने और आशीष ने उनकी हत्या कर दी है। बस इतना सुनना था कि सभी सन रह गए, क्योंकि महिला पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। अचानक ही अफरा-तफरी मच गई। जो लोग अभी तक सारी बातचीत यह एक्टिंग करते सुन रहे थे मानो उनकी इसमें कोई दिलचस्पी न हो, वे भी अपना कामधाम छोड़कर सतर्क हो गए। बम फूटने के बाद का सा सन्नाटा पसर गया और सभी एक दूसरे का मुंह ये सोचते हुए ताकने लगे कि महिला या तो निपट खबत है या फिर मजाक कर रही है। ये दोनों ही अंदाजे गलत निकले। पुलिस वाले जैसे ही इन दोनों को बाहर लेकर आए और धड़कते दिल से कार की डिक्की खोली तो उसमें वाकई एक पुरुष की लाश पड़ी थी। इसके बाद तो दोनों को घेरे में लेकर सवालों की बौछार लगा दी गई। लाश 35-40 साल के आदमी की थी, जिस पर कंबल लिपटा हुआ था। चेहरे की बिगड़ी और सिर की कुचली हालत बता रही थी कि मारने से पहले किसी तरह का रहम मृतक पर नहीं किया गया था। मृतक का नाम धनराज मीना है, या कुछ देर पहले तक हुआ करता था। धनराज मीना अब से कोई 7 साल पहले जब पत्नी संगीता और बच्चों को लेकर सीहोर के अपने छोटे से गांव टीकाखेड़ी से भोपाल आया था तो बहुत खुश था। रहने के लिए उसने कटारा हिल्स के अपार्टमेंट सागर गोल्डन कैंपस में फ्लैट ले लिया था, जिसका नंबर था 109।
भोपाल आकर बस जाना जिंदगी का सुखद अनुभव, जिसका एक बड़ा मकसद ये था कि बेटी और बेटा यानी दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, वे एक सभ्य और शिक्षित समाज में रहते जिंदगी के तौर तरीके सीखें और फिर अच्छी नौकरी करें। इस अपार्टमेंट का माहौल सचमुच में अच्छा था। सारे फ्लैट्स में पढ़े लिखे लोग रहते थे। गांव जैसी चिल्लपो यहाँ नहीं थी। करने के नाम पर धनराज मीणा ने खेती किसानी के आइटम्स की दुकान अपार्टमेंट से कुछ ही दूर खोल ली थी, जिससे ठीक ठाक आमदनी हो जाया करती थी। बीवी बच्चे भी खुश थे और जल्द ही अपार्टमेंट के रहवासियों से घुल मिल गए थे। संगीता को तो मानो मुमांगी मुराद मिल गई थी। फ्लैट नंबर 101 वाले आशीष पांडे के परिवार से तो इतना घरोपा हो गया था कि ये लोग तीज त्योहार साथ मिलकर मनाने लगे थे। आशीष भले आदमी थे जो लिंक सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी में इंजीनियर थे। उनकी पत्नी भी कॉलेज में नौकरी करती थी। संगीता तो उनकी खास सहेली बन गई थी। वक्त कैसे गुजर रहा था, इसका एहसास ही नहीं हो रहा था। दिन दुकानदारी में कट जाता था और शाम घर वापस आते ही टीवी और सोसाइटी की जिंदगी का हिस्सा बनकर निकल जाती थी। इसके बाद रात होते होते खाना और फिर गप्पों में रम जाना और फिर बेडरूम में जाकर बिस्तर पर पसर जाना। कभी भी तो लगता था कि जिंदगी में कोई दुख या कमी है ही नहीं। साथ ही यह सोचते डर भी लगता था कि कहीं हमारी हंसती खेलती जिंदगी और घर को किसी की नजर न लग जाए। संगीता को भी जैसी जिंदगी चाहिए थी वैसी मिल गई थी। अपार्टमेंट में सभी अच्छे और समझदार लोग हैं। साफ सफाई और सलीके से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और खास बात ये कि बेवजह किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। दोनों बच्चों को भी अच्छा माहौल मिल रहा था। गांव में रहते तो बच्चे भी गंवार देहाती ही रह जाते। कुछ दिनों से जरूर एक कमी खटक रही थी कि काश धनराज भी शहरी मर्दों की तरह भैया सज संवर कर टिप टॉप रहते। लेकिन जाने क्यों उन्हें सलीके से रहने का न तो शौक था और न ही शऊर। अभी भी उनके बातचीत के लहजे से देहातीपना टपकता है तो कोफ्त होती है। कभी इस बाबत पत्नी उन्हें समझाती तो गुस्सा हो उठते। इस पर उसकी चिढ़ और बढ़ जाती कि क्यों ये गंवारपने को अपनी खूबी समझते हैं। एक आशीष जी हैं, क्या फिटफाट और एक्टिव रहते हैं। कैंपस में आरएसएस की एक्टिविटीज भी कभी भी चलाते हैं। सामाजिक काम भी करते रहते हैं और सोसाइटी के भी काम देखते हैं। लाख रुपए महीना तो उन्हें सैलरी मिलती है। इतने हंसमुख और मिलनसार अगर धनराज भी होते तो बात कुछ और होती। लेकिन वे हैं कि सुनते ही नहीं। आशीष की पत्नी भी अच्छी है, दोनों का मैच लाखों में एक है। दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। काश उसे भी ऐसा हैंडसम और स्मार्ट पति मिला होता। धनराज को न जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से संगीता बदली बली लग रही थी। आशीष और उसकी पत्नी का जिक्र किए बिना उसका खाना हजम ही नहीं होता, लेकिन खून तो तब ज्यादा खौलता है जब वह आशीष से उसकी तुलना करने लगती थी। जब वह बहुत नजदीक होती थी तब भी अजनबी सी लगती है। कभी भी ऐसा भी लगता था जैसे कि उसे ही कोई गलतफहमी हो रही हो, पर कैसे उसे समझाऊं कि उसके मुंह से आशीष का नाम बार बार सुनकर मुझे गुस्सा आता है। अभी लॉकडाउन के पहले तक तो सब ठीक ठाक था। पांडे फैमिली का आना जाना कभी कभार ही होता था और आशीष से या भाभी से कैंपस में चलते फिरते दुआ सलाम हो जाती थी। अब ये लॉकडाउन में क्या हो गया कि पांडे जी अक्सर हमारे घर में ही नजर आते हैं। ये ठीक है कि सब बोर हो रहे हैं, बच्चे भी हैरान परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो कतई नहीं कि मैं अपने घर में ही मेहमान सा महसूस करने लगूं। न जाने क्यों कुछ गड़बड़ होने का एहसास उन लोगों के चले जाने के बाद और उसमें भी ज्यादा रात को सोते वक्त होता है।
लॉकडाउन में धनराज की दुकान बंद रहने से संगीता के आशीष से मिलने जुलने पर मानो धनराज नाम का पहरा सा लग गया। संगीता को बार बार ऐसा लगता कि या तो उन्हें अपने घर बुलाकर बतियाती रहूं या फिर उनके घर जाकर घंटों बैठी बातें करती रहूं। मुझे नहीं मालूम मुझे ये क्या हो रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था वह रोके नहीं रुक रहा था। लगता था जैसे मेरा दिल मेरे अख्तियार में नहीं रह गया है। फिर सोचती भी थी कि मैं कोई गुनाह या गलती तो नहीं कर रही। कोई अगर मुझे अच्छा लगने लगा है तो उससे 2 घड़ी बातें करने में क्या हर्ज है। हाँ, हर्ज तब लगता जब खींचे खींचे रहने लगे धनराज की आंखों में तैरते शक के बादल दिख जाते। जब भी आशीष आते तो वह अक्सर खामोश रहते और निगाहों से हम दोनों की निगरानी सी करते रहते। उनके जाने के बाद न तो धनराज नॉर्मल रह पाते और न ही मैं सहज तरीके से रह पाती। धनराज का गुस्सा बहुत तेज था, सो किसी अनहोनी से भी डरती, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आता। आशीष के जाने के बाद हर बार फैसला कर लेती थी कि अब उनसे पहले जैसी दूरी बनाकर रहूंगी, पर दूसरे दिन ही यह प्रण टूट जाता था। जिंदगी एक अनचाहे अनसोचे मुकाम पर आती जा रही थी। इसी द्वंद के दौरान आशीष याद आते थे तो सब कुछ भूल जाती थी और उनकी बातों और पर्सनैलिटी में खो जाती थी। कभी भी तो लगता कि मैं सिलसिला फिल्म की रेखा हूं और आशीष अमिताभ बच्चन है। उनकी पत्नी जया भादुरी है और धनराज संजीव कुमार के रोल में है। धनराज नहीं, मुझे सोवे गौरी का यार बलम तरसे जैसी संजीव कुमार सरीखी हालत मंजूर नहीं। पानी अब सिर से गुजरता जा रहा है। आशीष पांडे नाम का वह चिकना चुपड़ा शख्स संगीता को उससे और बच्चों से दूर करता जा रहा है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। हो सकता है मैं कोरे शक का शिकार हो गया हूं, लेकिन उन कमबख्त नजरों का क्या करूं, जो इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए उमड़ती चाहत, जो एक तरह से वासना ही है, को रोज रोज देखती है। एक पुरानी देहाती कहावत याद आती है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है। अब ये आग कैसे बुझेगी, ये तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। नहीं तो मेरा हंसता खेलता घर इसमें जलकर राख हो जाएगा। आशीष पांडे, संगीता भाभी की देह से उठती संतरे जैसी मोहक गंध अब जिस्म को लंघ रूह में बसती जा रही है। वह जब भी सामने पड़ती हैं तो दिलो दिमाग बेकाबू हो उठते। उन्हें भी मेरी इन नजरों से कोई शिकवा शिकायत नहीं, जो हर घड़ी उनके शरीर का भूगोल नापती रहती है। उल्टे वह तो प्रोत्साहित ही करती है, उकसाती है कि मैं उन्हें बाहों में जकड़ कर पीस डालूं तो भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। जिंदगी उन्हीं में सिमटती जा रही थी। शिवपुरी में बचपन गुजारने से लेकर ग्वालियर के इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों तक की पढ़ाई और फिर एक नामी कंपनी की नौकरी तक में कभी दिल में वो जज्बा नहीं जगा, जो इन दिनों नींद और चैन का दुश्मन बना हुआ है। बात सिर्फ शरीर की नहीं रह गई है, बल्कि उनसे हमदर्दी की भी है। वे जब भी रोते सुबकते बताती हैं कि आज फिर धनराज भाई ने उनकी पिटाई की, तो जी में आता है कि उस गंवार गेंडे का जबड़ा एक घूसे में तोड़ दूं। जी तो ये भी करता है कि संगीता की आंखों से निकले आंसू गाल पर लुढ़कने के पहले पी जाऊं। दुनिया के सारे सुख उनके दामन में डाल दूं। लेकिन ऐसा मुमकिन कहाँ, आखिर वे किसी की पत्नी है, 2 बच्चों की माँ है। बाप तो मैं भी एक बेटी का हूँ और किसी का पति भी हूँ। मेरी भी उनके प्रति कुछ क्या सारी जिम्मेदारियां हैं, और मेरी पत्नी उफ जाने किस मिट्टी की बनी है, जो सब कुछ जानते समझते और देखते हुए भी कभी एक लफ्ज नहीं बोलती। हो सकता है वह भी मुझसे उतना ही डरती हो जितना संगीता धनराज से डरती है। वह भी अपना घर बिखरने और पति खो जाने के ख्याल से सहम जाती हो। अब जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन बिना संगीता के जिंदगी में न संगीत है न गीत है।
धनराज, अब ये साफ हो गया था कि संगीता के आशीष के साथ शारीरिक संबंध भी है, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में पूछता हूं तो वो और चिढ़ाने वाले जवाब देने लगी है। संगीता ने भी सोचा कि जब धनराज को सच का पता चल ही गया है तो क्यों बार बार पूछता है और शराब के नशे में मुझे जानवरों की तरह पीटता है। आशीष से अब संगीता की हालत देखी नहीं जाती। जल्द ही उसे कुछ करना पड़ेगा, पर ऐसी हालत में क्या हो सकता है, यह नहीं सूझ रहा। धनराज ने आखिर एक दिन अपनी पत्नी संगीता और आशीष को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। दुकान से अचानक आकर घंटी बजाई तो दोनों किस तरह सकपका गए थे। कहने वाले सही कहते हैं कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता। वो तो अच्छा हुआ कि जेब में पिस्तौल नहीं थी, नहीं तो आशीष को तो भून ही देता। दोनों कितनी बेशर्मी से लिपटे पड़े थे। आशीष तो सिर झुकाए वहां से निकल गया था और संगीता भी कुछ देर सन रह गई थी। अब तो उसे पीटने का भी मन नहीं करता। लगता था जैसे सारी दुनिया उस पर हंस रही है कि कैसे मर्द हो तुम धनराज मीना, जो अपनी बीवी को काबू नहीं रख पाए। थू है तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पर। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। बात अभी ढकी मुंदी घर की दहलीज तक थी। फिर यह भी लग रहा था कि राज खुल गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। इतनी नरमी बरतने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि चूक कहाँ हो गई। क्या पैंट शर्ट और कोट टाई का पहनावा न होना और मुंह से 2-4 लफ्ज अंग्रेजी के न थूक पाना ही मेरा गुनाह है? आशीष, मेरे यूं चले आने के बाद संगीता पर जाने क्या गुजरी होगी। उस वहशी ने फिर उसे मवेशियों की तरह मारा होगा। जाने क्यों अंदर कहीं से आवाज आ रही है कि आशीष तुम ही उनकी इस दुर्दशा के जिम्मेदार हो, जिसकी शुरुआत कुछ दिन पहले ही हुई थी, जब उनके फ्लैट का फ्यूज उड़ गया था और मैं जोड़ने गया था। अंधेरा हो चला था, मैं फ्यूज लगाने ही वाला था कि खुद संगीता भाभी ने कहा था कि अंधेरा ही रहने दो, कम से कम आपका साथ तो मिलता रहेगा। फिर 1 घंटा हम दोनों एक दूसरे में गुथे रहे, सारी सीमाएं टूट गईं, दूरियां खत्म हो गईं। उस दिन का सुख अवर्णनीय था, है और रहेगा। फिर इसके बाद तो ये हर रोज का सिलसिला हो गया। कोरोना का दौर किसी और के लिए आया हो न आया हो, हमारे लिए तो सचमुच अवसर बनकर आया। धनराज के दुकान जाते ही मैं जाने के सम्मोहन में बंधा हाथ में लैपटॉप लिए फ्लैट नंबर 109 में जा पहुंचता था और फिर शुरू हो जाती थी एक ऐसी प्यास बुझाने की कोशिश जो कभी बुझती ही नहीं, उल्टे और भड़क जाती थी। संगीता भी खुश हो जाती थी, लेकिन जुदा होते वक्त धनराज का खौफ उसकी बातों और आंखों में दिखता था तो मन कसला हो जाता था। और फिर अब जब सब कुछ धनराज पर जाहिर हो ही चुका है तो ये डर तो खत्म हुआ कि वह न जाने क्या करेगा। पर ऐसा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। संगीता, दिसंबर का सर्द महीना शुरू हो गया है, लेकिन आशीष से मिलना अब पहले सा आसान नहीं रहा। धनराज की पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा वक्त घर पर रहने की होती है। आशीष से तो उसने बातचीत करनी ही बंद कर दी है और घुन्नों जैसा कुछ सोचता रहता है। वह कुछ करेगा जरूर। आंखों देखी मक्खी निगलने वालों में से तो वह है नहीं। मुझे कुछ भी कर ले, खूब मार ठुकाई कर ले, मैं सब सह लूंगी, लेकिन आशीष को कुछ ज्यादा कहा या किया तो शायद ही बर्दाश्त कर पाऊंगी। कुछ दिन बाद ही आखिर वह हो ही गया। जिसका डर था, धनराज ने मकान बदलने का फैसला सुना दिया है। अब वह निर्मल स्टेट कैंपस में रहने के लिए चलने को कह रहा है, जहां उसके कई रिश्तेदार और जान पहचान वाले रहते हैं। नहीं, मैं आशीष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आशीष, संगीता और मैं दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। धनराज मकान बदलकर हमारी राह में रोड़े अटका रहा है।
संगीता को 20 गोलियां मैंने नींद की दे दी हैं कि इन्हें मौका पाते ही धनराज को खिला देना। फिर हम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि जो हमें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था, हमने उसे ही ऊपर पहुंचा दिया। अच्छी बात यह है कि इसमें संगीता राजी है और पूरा सहयोग भी दे रही है। अव्वल तो कत्ल का यह आइडिया ही उसके दिमाग की उपज है। जब भी वह सिग्नल देगी, मैं फिर फ्लैट नंबर 109 में जा पहुंचूंगा। बस इस बार मकसद कुछ और होगा। संगीता, आज 5 दिसंबर 2021 है, जिसे मैंने धनराज की जिंदगी का आखिरी दिन मान लिया है। रात को मैंने खूब एक्टिंग की और कोरोना का डर दिखाकर धनराज को नींद की 10 गोलियां खिला दी है। उसके गहरी नींद में सो जाने के बाद आशीष भी आने को है। हमारा मिशन भी कामयाब होने को है। देर रात आशीष जब आ गए तो मैंने रस्सी उठाकर घोड़े बेचकर बेखबर सो रहे धनराज का गला घोंट दिया। इस दौरान वह छटपटाया तो उसके सिर पर हथौड़ी दे मारी, जिससे वह और तड़पा और फिर हमेशा के लिए सो गया, यानी मर गया। हमने काफी देर तक इस बात की तसल्ली की कि वह मरा या नहीं, और जब तसल्ली हो गई तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम दोनों अलग हो गए। तब तक रात के 2 बज चुके थे। नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मेरे सामने मेरे पति की लाश पड़ी थी, जिसके साथ कभी मंडप के नीचे तमाम रस्मों रिवाजों के साथ साथ फेरे लेते साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। लेकिन अब मैं आशीष के साथ जीना चाहती थी। जी कर रहा था कि एक बार अट्टहास लगाकर हंसूं कि यह वही आदमी है जो कल तक मुझे और आशीष को ऊपर पहुंचाने की धमकी दिया करता था, मेरी जिंदगी नर्क बनाने की धौंस दिया करता था। आज मैंने और आशीष ने ही उसे नर्क भेज दिया। अब बस चिंता सुबह इसकी लाश ठिकाने लगाने और उसके बाद के ड्रामे का रिहर्सल करने की है। कटारा हिल्स थाना भोपाल में रहने वाला बेचारा धनराज मीना नाम का शख्स इस तरह मारा गया। कानूनी खानापूर्तियां करने के बाद जिसकी लाश को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवती बताती रही कि वह और उसका प्रेमी सुबह कोई 8 बजे लाश लेकर कहीं सुनसान में ठिकाने लगाने का इरादा लेकर निकले थे। बच्चों ने पापा के बाबत पूछा था तो उसने बहाना बनाकर उन्हें टरका दिया था। 6 घंटे पूरे भोपाल में कार दौड़ाने के बाद भी उन्हें कहीं मुनासिब जगह नहीं मिली तो उन्होंने थाने आकर आत्मसमर्पण कर दिया। आला अफसर आ गए हैं। खासी हलचल है, मीडिया वाले भी कैमरे लेकर आ चुके थे। हालांकि करने को कुछ खास इस मामले में है नहीं। इकबाल जुर्म नाम की रस्म अदा हो चुकी थी। अब तो बस हल्ला मचना है कि पत्नी ने प्रेमी संपत्ति का बेरहमी से कत्ल किया, नाजायज संबंध बने वजह। पर शायद ही कोई सोचे कि ऐसा तेजी से क्यों हो रहा है। एक मुकम्मल जिंदगी जी लेने के बाद क्यों पति पत्नी को एक दूसरे में खोट दिखने लगती है और क्यों वे बेवफाई पर उतारू हो आते हैं। इन और ऐसे कई सवालों का जवाब सदियों से कोई नहीं ढूंढ पा रहा। थानों में तो लिखापढ़ी भर होती है। जुर्म के फैसले अदालतों में होते हैं, लेकिन इसके बाद भी जुर्म थमते नहीं, कम नहीं होते। ये कानूनी खामी नहीं, बल्कि आदमी का आदिम मिजाज है कि वह बहुत ज्यादा वर्जनाओं और बंदिशों में जीना ही नहीं चाहता। अदालत से इस मामले में जब भी जो भी फैसला आए, संगीता और आशीष दोनों अपने अपने बच्चों के तो या यूं कह ले कि बच्चों के भी तो गुनहगार हैं ही। उन पर क्या गुजर रही होगी, आखिर उन मासूमों को किस बात की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी रोमांचक कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।